चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक शायद कोई आगे स्टोरी ठीक कर रहा है। अच्छा बेटा, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। बातें प्लीज ना करें। देखिए, आई होप के पेपर माशाल्लाह सबके अच्छे हुए हों। दुआएं चल रही होंगी। यही दिन है दुआएं करने की। हम रिजल्ट से 2 दिन पहले दुआ कर रहे थे, अब तो जो होना था ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट। जब तक रिजल्ट ना आ जाए उसके बाद फिर दुआएं शुरू कर दें आने वाले पेपर से। जी, इसी तरह से होता है। अच्छा बेटा, कैफ 6 MFE की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस का और पेपर का आइडिया और इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई। क्योंकि काफी पहले अगर हम बात करें, अब आ चुके हैं आज, काफी पहले MFA CA में था ही नहीं। तो अचानक से क्यों भाई ये कैफ MFA वाई, तो प्लीज सुन ले। काफी टाइम के बाद आई कैप ने एक चीज को रियलाइज किया, और शायद वो अच्छी तरह से रियलाइज नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने ये रियलाइज किया कि बच्चा जो सी फैप में BFD के पेपर में पहुंचता है तो उसका पासिंग रेट काफी खराब है। वजह, स्टूडेंट BFD में जाके बहुत से टॉपिक्स पहली मर्तबा ही पढ़ता था। अच्छा बेचारा पहले तो पहुंचता मुश्किल से, अगर पहुंच जाए तो पढ़ता भी नहीं। उसी वजह है ऑनलाइन का चक्कर तो अभी आया। तो पहले भाई क्लाइंट से भागते हुए जाओ क्लास लेने, आधी क्लास वैसे ही मिस होगी। उतना एनर्जेटिक नहीं होता था बंदा फर्म से भागता हुआ क्लास लेना। मतलब मैंने अब खुद पर्सनली देखा है क्लास में सोते हुए बच्चों को। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी क्लास में भी सो जाते हैं, लेकिन वो बेचारे थक के सोते। हमारे वाले तो रात को लाइट नहीं थी तो यहाँ आके सो लिया, वाला ठंड में तो सोऊंगा, ये एक अलग बात। लेकिन वो बेचारे थकावट की वजह से सो जाते। मैंने ऐसी क्लासेस ली भी हैं और बच्चों को देखा भी है कि ईद के सेकंड डे, वो भी बड़ी ईद है, यकीन माने उसी तरह के कपड़े पहने हुए क्लास लेने आ रहे हैं। क्यों? चौथे दिन पेपर। अब सब बड़े पेपर्स में तो मजाक नहीं होता। अच्छा जी, फिर आई कैप ने काफी टाइम के बाद, बहुत टाइम लिया आई कैप ने, लेकिन रियलाइज कर ही लिया कि यार BFD का कोई छोटा BFD भी होना चाहिए, ताकि बच्चा जब BFD में आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन जब MFA का सिलेबस सामने है, हमने कहा लो दोस्तों, 100% ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल ही नहीं हो रहा। लाइक, शुक्र है अल्लाह का कुछ चीजें कम हुई हैं जिससे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के करीब गए। अभी भी 100% नहीं गए, समझे 50% जा चुके हैं। 100% कैसे नहीं गए? देखिए, आपके MFA के सिलेबस में एक चैप्टर पॉलिटिक्स का भी है। अब पॉलिटिक्स तो हमारा बच्चा बचपन से देख रहा होता है। कुछ सोचा, घर में पॉलिटिक्स चल रही है, जो मोहल्ले में बैठते हैं तो मोहल्ले में पॉलिटिक्स चल रही होती है, स्कूल में पॉलिटिक्स, कॉलेज में, हर जगह पॉलिटिक्स। उसको पढ़ाने की क्या जरूरत? बोला नहीं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाओ इसको। अच्छा ये हुआ है भाई, वो चैप्टर इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, ये अच्छा हुआ। वरना आपकी सोच है जो शुरू में था, अगर वो होता तो फिर तो मेरे लिहाज से होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी है, लेकिन काफी कम। एक तो पॉलिटिक्स का चैप्टर। अच्छा, कुछ चैप्टर्स इन्होंने IT के रख दिए। भाई आपने MFA को लाए थे BFD का छोटा BFD, ये बीच में IT कहाँ से? अच्छा, IT की भी वही सारी बेसिक बातें जो शायद हम ICOM में पढ़ रहे होते। मतलब फायरवॉल के ऊपर डिस्कशन चल रही हो,
आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में वायरस कैसे आ? यार आपने किसी और की यूएसबी नहीं लगा दी, ये सिलेबस, यकीन मान, किसी और की यूएसबी ना लगा। फिर अपनी फाइल्स को ऐसे ही छोड़ के मत चले जाओ, पासवर्ड लगा दो। यार ये मेरे लिहाज से तो ये सारी वो बातें जो बच्चे को पहले से आती हैं। अब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं भाई। कुछ ऐसी बातें भी हैं सिलेबस की, कुछ और भी हैं जिसमें एक पूरा चैप्टर, सिर्फ चैप्टर नहीं है, उस टॉपिक का एक स्टैंडर्ड भी है। वो टॉपिक हमें सिखाता है रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन रुकता नहीं है वहां पे, कहते हैं नहीं सबर, इसका एक ISO 31000 है स्टैंडर्ड, वो भी लाओ। तो ये भी है भाई, जिसमें हमको सिखाया जाएगा भाई, जब कंपनी चल रही है तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिस्क आप सीख रहे होंगे कि किस तरह के रिस्क होते हैं। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं, नहीं चाहे ले, चाहे छोड़ दी, छोड़ दी छोड़ के नहीं जाती। छोड़- चाहे ले, इसको देख के कुछ होता है, अरे नहीं जजाक अल्लाह, बस खत्म, चाय बहुत पी, है ना। ठीक है, ये बच्चे पियेंगे, इनका टाइम है अब चाय पीने। क्योंकि मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ, वो तो समझे नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही समझ, ये ज्यादा बेहतर। जो मैं बचपन में करता था वो अब करना पड़ रहा है। बचपन में अपने दोस्तों को कहता था पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता था, मैं गुस्से में आके डबल पढ़ता था। मैं कहता ये तो नहीं पढ़ रहा यार, मैं खुद ही पढ़ लूँ यार। वो बाद में लोगों को कहेगा कि कोई मेरे कहने पे चाय छोड़ नहीं रहा, मैंने खुद ही छोड़, ये तो करूँ कम से कम। ये फायदा हो गया खैर। अच्छा, ये तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाएगा, डिफरेंट तरह के रिस्क के ऊपर डिस्कशन हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा प्योर रिस्क का। अब प्योर रिस्क है, वो कहते हैं यार प्योर रिस्क वाला इवेंट जब भी होगा ना बुरा ही हो, कोशिश करो ना हो, लेकिन होगा तो क्या होगा, वो बुरा ही होगा। देखो ना, हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको इंजर्ड नहीं होना चाहिए, उनको इंजर्ड, अगर अगर इंजर्ड हो गया तो इस इवेंट को बुरा ही बोलेंगे ना। थोड़ा इंजर्ड हो गया, ज्यादा हो गया, भाई अगर इवेंट हुआ है तो ये इवेंट हमेशा क्या होगा, बुरा ही होगा। तो ये तो प्योर क्या है, रिस्क है। तो ऐसा इवेंट कोशिश करो कि कंपनी में हो ही ना, अगर होगा तो हमेशा क्या होगा, फिर उसको बुरा ही कहेंगे, उसको क्या नहीं कह सकते, अच्छा नहीं कह सकते। तो एक कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाता है, कुछ ऐसा मतलब एक ऐसा रिस्क है जो होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो वो इवेंट हमेशा बुरा ही होगा। फिर उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा स्पेकुलेटिव रिस्क, जिसमें वो कहते हैं टू वे रिस्क, फायदा भी हो सकता लेकिन नुकसान भी हो सकता। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, अब बेटा दो में से कोई एक बात होने वाली है, भाई शेयर प्राइस बढ़ भी सकती है और कम होगी तो लॉस, बढ़ेगी तो गेन, बढ़ेगी तो गेन हो, स्पेकुलेटिव तभी नाम रखा उसने। इसमें दोनों वेज की बातें हों, लेकिन इसके लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट करना लाजमी। अब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो बेटा फिर तो ये रिस्क ही कोई नहीं। फिर वो मजीद रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन होगी। देखो किसी भी कंपनी के अंदर ना किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, और हम हर तरह के रिस्क की बात करते हैं। देखो जब कंपनी की बात करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि यार हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट। छोटी सी एग्जाम्पल, अब फैमिली के अंदर सबको पता है, स्पेशली कराची की में ही रहते हैं माशाल्लाह हम, तो कराची में पता है भाई रात को सोने से पहले बल्कि पूरा दिन ही गेट बंद होना चाहिए। अब ये फैमिली के हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तफरी थोड़ी चल रही है, अब्बा आएंगे अब्बा ही बंद करेंगे, यार ये क्या चल रहा है भाई, अब्बा है कौन है यार, ये तो इंतहाई शरीफ किस्म का कोई अब्बा हो सकता है दुनिया में, कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बोले यार अब्बा आएंगे वही। नहीं सर, ये रिस्क मैनेजमेंट हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो घर पे है उसकी, जो देखे गेट खुला है बंद कर दे, बाहर से नहीं। तो ये मैं क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट, सर आपने कहा था बंद कर दे, जाते हुए बाहर से, अंदर वाले चिल्ला रहे हैं यार, ये
कौन सी रिस्क मैनेजमेंट? ये तो उल्टा और दावत दे रहे लोगों को, कोई नहीं आ जाओ ऊपर से, तो गलत है। तो रिस्क मैनेजमेंट किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे काफी पहले, अब रिचेंट प्लाजा जो कि बिक चुका है, उसमें एक बहुत ही ऐसा इवेंट हुआ जिससे ऑफकोर्स बहुत ज्यादा लॉस हुआ, बेचारे लोगों की जानें भी चली गई। और उसी दिन कोई नया बंदा भी आया था, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, वो भी चला गया। उनको पता ही नहीं था, जो नया बंदा आया था प्लस कुछ और लोगों को पता ही नहीं था कि यार अगर फायर का कोई चक्कर होता है तो उसको डील कैसे करना है। तो भाई आपने हर एक को ट्रेनिंग देनी है ना। मतलब पहले दिन ही एक बंदा आ रहा है, अब क्या आप इंतजार करेंगे 6 महीने तक, उसके बाद उसको बताएंगे कौन सी चीज कहां पर है? गलत है ना सर। उनको इंस्ट्रूमेंट्स का ना पता होना उसकी वजह से ज्यादा लॉस हो गया था कि इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है कहाँ, इस इवेंट में करना क्या, उनके स्टाफ को पता ही नहीं था। सबसे ज्यादा पैनिक में हमारे ही लोग आए, और वहीं एक और फैमिली थी चाइनीज, वो पैनिक में ही नहीं है। उन्होंने कहा जी हमने पहले अच्छे से डोर बंद किया, नीचे पैकिंग दी ताकि बाहर से धुआं भी ना आए। चुप करके बैठ गए, धुआं फिर भी आ रहा था। लेकिन उनको आइडिया हो गया था कि ऐसी आगे कि कुछ टाइम में लोग आ ही जाएंगे। तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर लोग आ गए थे, पूरी फैमिली बिल्कुल आराम से बच गई। हमारे वाले कोई यहाँ से कूद रहा है, कोई वहां से कूद रहा है, टांगे तोड़वा दी, अजीब चल रहा है, यकीन माने। दरवाजा खोल दिया, अच्छा कोई वॉशरूम में जाके पानी डाल रहा है, अबे धुआं थोड़ी से खत्म हुआ, बाहर गेट तो बंद कर जहां से आ रहा है। अब आप देखिए, हमें चीजों का पता ही नहीं। रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत डिफरेंट टाइप की रिस्क मैनेजमेंट हम सीख रहे होंगे। प्लस उसमें एक अच्छी बात है, उसमें ये भी बताया जाता है भाई रिस्क मैनेजमेंट का जो ISO 31000 एक आपको मॉडल बताता है, वो एक जर्नलाइज मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करे। क्योंकि भाई जो तरीके बाहर की दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट के हैं, पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो सकते माजरत के साथ, वो तो उल्टा रिस्क और क्रिएट कर देंगे। बाहर की दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें हमेशा एक एग्जिट का अलग ही रूट होता है, जो बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर नजर भी आ रहा होता है आना जाने के लिए। अल्लाह न करे कोई मसला हो, यहाँ से जान बचाओ, सर यहाँ हम थोड़ी दे सकते हैं, वहीं से लोग आ रहे हो। तो थोड़ा मतलब हम लोग डिफरेंट है, इसलिए हमारी बुक वालों ने कह दिया आप लोग फिक्र नहीं करें, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीज क्या होगी, वेरी करें। अब सर मेरे लिहाज से तो इस चैप्टर का मतलब तुक नहीं बनती होना, मतलब क्यों है, लेकिन है। अगेन इसका BFD से कोई लिंक नहीं है। प्लस आप बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपको ना एक्चुअली बिजनेस रन करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसका शायद ऑब्जेक्टिव भी MFA के जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में से एक ये भी है कि यार अब जो CA जा रहा है ना मार्केट में, बोले यार उसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बिजनेस को भी लेके। अगर बिजनेस में अल्लाह ना करे कोई मसला आ जाए ना, तो सर पकड़ के ना बैठे। अगर बिजनेस में कोई एथिकल डिलेमा आ गया, कौन सा डिलेमा, एथिकल, उसको टैकल कैसे करना है, उसका तरीका बंदे को पता होना चाहिए। आज तक, बचपन से आज तक हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है कि कंपटीशन कंपैटिटर से आता है। मतलब वर्ड कंपटीशन हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाते हैं कंपैटिटर्स, यार वो नहीं छोड़ेगा, कंपैटिटर नहीं छोड़ेगा। सर आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे MFA में कि कंपटीशन सिर्फ कंपैटिटर से नहीं आता। सर असल में होता है क्या, जब बहुत खतरनाक किस्म का कंपटीशन होता है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। जब बहुत ही खतरनाक किस्म का कंपटीशन होगा, मारा मारी चल रही होगी, अल्लाह माफ करे, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। ये बात समझ में आ रही? अब इतना जबरदस्त आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो कि यार कंपटीशन सिर्फ कंपैटिटर से नहीं आता। आपको पता चलेगा यार कंपटीशन तो कस्टमर से भी आ सकता है। भाई कस्टमर से कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सुनना, अगर आप कस्टमर पे बहुत हैविली डिपेंड करते हैं, तो बेटा फिर कस्टमर से ही कंपटीशन आप फेस करोगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। एग्जाम्पल, जब हम कस्टमर पे बहुत डिपेंड करते हैं ना, कस्टमर पे बहुत डिपेंड करते हैं,
फिर बातें यूं नहीं होती कि भाई मैं इतने में सेल करूंगा, ना 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 ना। अबे कस्टमर कहता है मैं इतने दूंगा, बताओ चाहिए या रखो अपने पास अपनी चीज। अगर ये सिनेरियो तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हो, कस्टमर पे। अब थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी भाई, खुद सोचो। जब हमारा बच्चा टीएसए में फीस पूछने आता है, फीस तो पूछता ही नहीं, कहते डिस्काउंट कितना चल रहा है तो भाई फीस तो पूछ लो। फीस तो मुझे पता है, डिस्काउंट का बता 50% है 60। बोला फीस आपको क्या पता, बोला 4000 है, कितनी है? बोला भाई तबीयत सेट है तेरी, पिटने के मूड में। आप देखिए अलग ही बातें चल रही, इतने पैसे दूंगा इतने नहीं दूंगा। और कोई अगर 2 हफ्ते तक क्लासेस ले रहा हो फ्री में, कुछ बच्चों का डेमो ही खत्म नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आती कितने डेमो लेने। तीसरे हफ्ते अगर अकबर भाई गलती से भी आ जाए ना बेचारा कि यार बेटा आइएगा फीस के लिए, सब नहीं, इक्का दुक्का बच्चे गर्म हो जाते हैं, यार हम पढ़ने आए थे आप फीस मांग रहे हो, तो आपका गुर्दा मांगो क्या मांगे भाई, किडनी उडनी मांग ले, क्या मांगे? स्टूडेंट जिस काम के लिए आएगा वही मांगे, फीस ही मांगेंगे ना। बोला नहीं यार ये कोई तरीका नहीं, हम क्लास लेने आए फीस मांग। आप बता देते यार कोई एसओपीस बता देते फीस मांगने के लिए, तो हम उसको फॉलो कर लेते कि पहले लेटर लिखते, ईमेल करते, कॉल क्या करते। खैर, लेकिन अब सुनिएगा, हमारे ही पाकिस्तानी बहन भाई कराची वाले ही, जब किसी का एडमिशन आईबीए में या लम्स में होता है, वहां जाके ये बात होती है डिस्काउंट कितना चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज होती है, फिर फीस कहाँ सबमिट करवानी, कितना फर्क है यार। यहाँ कह रहे किसके लिए, किससे बात करूं डिस्काउंट के लिए भाई? अच्छा वो होगी, अब क्या है, इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करूंगा, अब इंस्टॉलमेंट के लिए बातें कर रहे हैं। और वहां क्या पूछ रहे हैं, भाई फीस कहाँ सबमिट करवानी है, ऑनलाइन की फैसिलिटी है या कैश, मतलब बातें ही अलग है यार। यानी कि वहां पे आई भी बच्चे पे डिपेंड नहीं कर रहा भाई, कह रहा भाई फीस दे चल जाता बच्चा। तो कंपटीशन सिर्फ कंपैटिटर से नहीं आता, सप्लायर से भी आएगा। कैसे? भाई आप एक ऐसी प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, मान लो वो रॉ मटेरियल सिर्फ एक या दो सप्लायर से मिलता है बस, और कहीं से मिलता ही नहीं है, अब बताओ सप्लायर पे डिपेंडेंसी होगी, यस या नो? बेटा वो कहेगा मैं इतने पैसे लूंगा, आप कुछ बोल सकते हो? कुछ भी नहीं बोलते, कुछ बोल ही नहीं सकते। वो जो बोलेगा आप कहेंगे यस डन, तो ऐसी कोई नहीं, क्योंकि आप उस पर क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो। जैसे काफी पहले, अभी की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, दो बच्चे माशाल्लाह, उनकी वजह से हमने इनडायरेक्टली यूके में भी पढ़ा। वो यूनिवर्सिटी से अपनी सारी असाइनमेंट छुट्टियों में यहाँ लाते थे। मैंने जिंदगी में पहली दफा वहां पे 75 मार्क्स, 125 मार्क्स से सवाल देखे, सारे केस स्टडी होते थे, सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फाइनेंस से रिलेटेड होते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो फीस में कहता था वो देते थे, उनके पास चॉइस ही हुई नहीं। बोला सर ये हो, मैंने कहा भाई फोन रख दे, बोला नहीं नहीं आ जाओ। तो पॉइंट ये कि मेरे भाई, अगर आप सप्लायर पे डिपेंड कर रहे हो तो वहां से भी क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आप, यानी कि एमएफए की वजह से हम कह सकते हैं अब जो चार्टेड अकाउंटेंट मार्केट में जाएगा वो पुरानों से थोड़ा, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट होगा, उसको थोड़ा आइडिया हो कि बिजनेस में थोड़े बहुत मसले मसाइल आ जाए तो उसको टैकल करना कैसे। ये कुछ आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की। इसी तरह से आपकी जो रिसोर्सेस है उसको मैनेज कैसे करना है, उसका भी एक पूरा मॉडल है जो आप पढ़ेंगे। क्या रिसोर्सेज को हमने मैनेज कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है भाई हम। इथिकल अगर कोई डिलेमा आ जाता है उसको कैसे टैकल करना है, उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इट मींस एमएफए जो आप पुराने पेपर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल क्या है, एकदम जी जी please, एकदम 180 डिग्री के अंदर डिफरेंट है। 360 नहीं कहते, 180 कहते हैं, 360 में तो वहीं आ जाएंगे जहां से चले। तो ये याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं ना 360 में चेंज, अबे 360 में कैसे चेंज हो, वहीं आ जाओ 180। तो आपको लगेगा हाँ यार ये बातें बिल्कुल डिफरेंट। अब सुनिएगा, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एरिया। और जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल एरिया है उसकी मैं हल्की सी प्रायोरिटी खाली बता रहा हूँ, फिर हम उसी को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करेंगे इंशाल्लाह।
फ्यूरी के अंदर 10 मॉडल्स हैं, 10 मॉडल्स, डिफरेंट एरियाज के ऊपर मॉडल। सबसे पहले तो आपको उन 10 मॉडल्स में ना कमांड होनी चाहिए बहुत जबरदस्त वाली। नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन होती है एटलीस्ट 2 मॉडल्स एग्जाम में आएंगे। अब आपको डे 1 में बताया 10 मॉडल्स में क्या होनी चाहिए, ग्रिप। अब डेंजरस सिचुएशन क्या है, एग्जाम करीब आ चुके हैं, अल्लाह माफ करे आपको मॉडल्स के स्टेप्स ही याद नहीं। बेटा ग्रिप तभी आएगी जब आपको मॉडल्स नंबर 1 समझ में आए, जो कि आराम से समझ में आ जाते हैं, प्लस स्टेप्स याद हो, और तीसरा नंबर उसको अप्लाई करना आता हो। लेकिन समझ में आएगा तो याद होगा और तो अप्लाई होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा भाई। पहला 2 मॉडल्स। उसके बाद कुछ ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं लाइक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक कंपनी की मैं अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दूं और मैं आपसे कहूं बताओ इस कंपनी को शेयर्स की फॉर्म में मजीद पैसा रेस करना चाहिए या डेट की फॉर्म में मजीद पैसा रेस करना चाहिए, तो आपको बताना आना चाहिए ना यार, फाइनेंशियल्स को देख के। फाइनेंशियल्स को देख के आप बताएंगे ना कि मजीद फाइनेंस किस फॉर्म में रेस करें और क्यों। प्लस ट्रेडिशनल सोर्सेज के अलावा इस्लामिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी। अच्छी बात यहाँ पे आई कैप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस्लामिक फाइनेंसिंग हमारे यहाँ काफी अच्छी है। और जगहों पर भी है, इतनी नहीं है, मतलब एसीसी में काफी कम है। हमारे यहाँ वही चीजें लेकिन काफी ज्यादा और अच्छी डिटेल में, बहुत से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आप। तो आप ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के अलावा इस्लामिक फाइनेंसिंग भी पढ़ो। अब जरा सा आगे चलते। अब आपके एमएफए में जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है, जो कैलकुलेशन वाला एरिया है, वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सारा कैलकुलेशन वाला एरिया एज इट इज बीएफडी में एप्लीकेबल। सारा कैलकुलेशन वाला एरिया लाइक अगर आपकी कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उनको डिसाइड करना है हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कोई टेक्निक होगी ना जिसे अप्लाई करके कोई आंसर आएगा तो आप कहेंगे भाई इन्वेस्ट करो ये रीजन है, इन्वेस्ट ना करो ये रीजन है। आप सबने कॉस्टिंग पढ़ी है ऐसे, हल्का सा आइडिया पर हम देखते हैं इंशाल्लाह। अब मान लो एक मिनट के लिए ये पेन है, कि सर हम नहीं मान रहे, अज्यूम कर लो यार, अज्यूम कर, अज्यूम करते हैं भाई इस पेन की कॉस्ट है 500 रुपीज। कॉस्टिंग में आपने एक चीज पढ़ी है कि इस पेन की कॉस्ट कैसे आएगी। मेहनत करते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक पूरी मेहनत होती, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती। तो हम किसी ना किसी तरह से इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज कॉस्टिंग। जिस प्लांट में इन्वेस्टमेंट करूंगा जिससे ये मार्कर बनेगा, ये पेन बनेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फर्क आ गया ना। कॉस्टिंग में ये पढ़ रहे थे ये पेन कितने का है, कॉस्ट। ओ भाई ये बनेगा भी तो सही ना, उस प्लांट में पैसा लगाएं या ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो हम कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उससे थोड़ा एक स्टेप आगे। प्लस हर बिजनेस के अंदर, हर कंपनी के अंदर हमेशा हर वक्त बड़े बड़े डिसीजन नहीं होते, छोटे डिसीजन भी लेने होते। क्या मतलब, स्टॉक को कैसे मैनेज करना है उसका भी कोई तरीका होना चाहिए, डेटर्स कैसे मैनेज करना है, क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करना है, कैश को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये पूरी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगी, ये भी मौजूद है सिलेबस में। फिर एक और चीज जो आप लोग फेस नहीं करते लेकिन एसीसीए का हर स्टूडेंट फेस करता है, जब एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा होता है तो कभी एसीसीए वाले खुश हो जाते हैं, कभी बेचारों का मुंह बन जाता है, यार ये हुआ क्या हमारे साथ। कुछ सोचे ना, अगर किसी बच्चे ने होशियारी दिखाई अब्बा से फीस ले ली 350 के रेट पे, पाउंड चल रहा था 350 का, पैसे ले लिए, उसने यार थोड़ा रुक जाता हूँ 2-3 दिन, शायद हो सकता है रेट नीचे आ जाए, पैसे कुछ बच जाए। रेट नीचे नहीं आया बल्कि बढ़ गया, उल्टा अब्बा से मजीद पैसे भी ले रहा है, कुड भी खा रहा है। भाई अब्बा कह रहा है भाई हमने जब पेमेंट कर दी थी तो क्यों नहीं किया आपने आगे।
बोला मैं समझ रहा था रेट कम हो जाएगा। बोला भाई कहाँ कम होता है रेट। तो यहाँ पे आप करेंसी रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे कि अगर आपके बाहर से डॉलर्स आने वाले, बाहर से आपके पाउंड्स आने वाले हैं, क्या हुआ, यूरो आने वाले, अगर हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, बात कर सोचने में क्या जा, डॉलर्स आ रहे, पाउंड्स आ रहे, यूरो हमारे कंट्री में तो आता है, लोन ही आता हो आता तो पॉइंट नहीं है भाई। वो जो डॉलर में पैसा आने वाला है एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। उसे कैसे मैनेज करो सीखेंगे। किसी ने अगर लोन लेना है, क्या लेना है, उसको डर होगा ना इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए, ऐसे ना। जिसको डिपॉजिट कराना है उसको क्या डर होगा, इंटरेस्ट रेट कहीं, तो इसको भी तो मैनेज करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला जो आपके सिलेबस में है, इसे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यार ये बेसिकली करेंसी मैनेजमेंट कैसे होगी, करेंसी का रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, इंटरेस्ट रेट का रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, प्लस आप सबने माशाल्लाह IAS 37 पढ़ा, पढ़ा प्रोविजन कॉन्टीजेंट एसेट कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, जबरदस्त। IAS 36 पढ़ा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, याद नहीं है पढ़ तो लिया भाई जब भी पढ़ा। वहां आपने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि यार अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोविजन है वो पैसा 2 साल का, या आसान कर लो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसके लिए आपने पढ़ा होगा यार इसको डिस्काउंट करो, तो टीचर बताते हैं यार प्री टैक्स डिस्काउंट रेट लेना होता है, फिर हम उसको डिस्काउंट करते हैं। वो जो डिस्काउंट रेट होता है, वो जो डिस्काउंटिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं, शुरू में भी यूज किए, बिल्कुल अर्ली QT वगैरह में भी आपने डिस्काउंटिंग की बड़ी का वर्ड यूज किया है, जिसमें आपको सिखाया जाता है फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में जो कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए डिस्काउंटिंग करते हैं। वो डिस्काउंटिंग के लिए ना जो डिस्काउंट फैक्टर है वो आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो आज तक जो डायरेक्टली एक फैक्टर मिल जाता था, अब ये भी सीखोगे आप इंशाल्लाह कि वो कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा कैसे। कौन से टॉपिक्स एज इट इज BFD में काम आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल काम आता है 100%, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी हद तक काम आएगी, जो फॉरेक्स कह रही है वो 100% आपको काम आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 100% काम आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको 100% काम आएगा। बाकी जो चीजें पढ़ेंगे वो आपको MSA में इधर उधर काम आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज थे जो BFD से इन्होंने नहीं लिए, मेरे लिहाज से लेना चाहिए था बट इन्होंने नहीं लिया। तो मैंने आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश की है। बाकी अगर पेपर की बात करेंगे, सर 9 क्वेश्चन है, सारे ही करने, ट्वाइस कोई नहीं, सब करो, ठीक है। एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का भी होता है, और जनरली बात कर रहा हूं अब तक MCQs अब तक MFA में जो भी आते हैं वो काफी आसान आते हैं। प्लस एक और चीज, पूरे कैफ में आप चेक भी कर लीजिएगा, पूरे कैफ में सबसे अच्छा पासिंग रेट MFA का अब तक, अल्लाह का शुक्र है, मेंटेन। तो इम्प्रूव कर दीजिएगा आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको इम्प्रूव कर, मेंटेन नहीं रखना, थोड़ा पता तो चलेगा बंदा आया है MFA पढ़ने। तो पासिंग रेट इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। प्लस फिर ये एज इट इज आपको ये सिलेबस जो होता है MFA का, वो ACCA का एक FM पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें काफी हेल्प करता है, काफी नहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी MFA के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है बजटिंग। बजटिंग का सारा चैप्टर आपको इंशाल्लाह सर माजिद बढ़ाएंगे, और बजटिंग पे भी ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक सवाल आता है, हर अटेम्प्ट। अच्छा, MFA का तरीका सुन ले भाई, बहुत ही जल्दी 1 से 2 वीक के अंदर अंदर हम लोग क्लास में थ्योरी स्टार्ट कर दे,
देखो पेपर में ना थ्योरी काफी ज्यादा है। अगर आप शुरू में सिर्फ न्यूमेरिक्स करेंगे और थ्योरी को लिफ्ट नहीं कराएंगे तो उसमें फिर आप पागल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको साथ साथ क्या करना, मतलब थ्योरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी आप न्यूमेरिक्स को इंपॉर्टेंस दोगे, ये माइंड बना लो। और जिस पॉइंट पे थ्योरी में कोई चीज कही जाए ना बेटा इसको याद कर लें, तो बेटा समझने के बाद प्लीज याद कर लीजिए, उसको डिले मत करना, वरना चीजें पाइलअप होती रहेंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, फिर मसला हो। प्लस ये रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से, प्लीज कोशिश कीजिएगा, मुश्किल चीज कहने जा रहा हूं लेकिन कोशिश कि सारी क्लासेस फिजिकल लीजिएगा। ये मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आप सारी क्लासेस फिजिकल लें। उसकी वजह है भाई कैफ के बाद तो फिजिकल है ही नहीं, खत्म। कैफ के बाद तो आप उल्टे लटके सीधे लटके अपने आप को कोड़े मारे, आपको फिजिकल कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन खत्म। यानी कि अब शायद कोई ऐसी जनरेशन नहीं आएगी एटलीस्ट कराची में जो कभी फिजिकली जाके सीफैप पढ़ेगी, खत्म सर। वो एक जनरेशन थी जिसने पढ़ लिया पढ़ लिया। और अब हमें ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 8-10 साल और की कहानी है, जो 8 नेक्स्ट 8 to 10 years लोगों को फिजिकल क्लासेस नसीब हो रही हैं बस। सर उसके बाद खत्म। फिर तो आप किसी को बोलोगे भी ना 15-20 साल के बाद, यार हम फिजिकल पढ़ते थे, बोला यार मामू मजाक नहीं करो जाओ यार। बोला भांजे तू यकीन ही नहीं कर रहा। बोला मामू आपने वीडियो दिखानी है उसको, ये वीडियो देख, मैं बैठा हूँ। बोला यार एआई से बनवा ली होगी आप। बोला यार मतलब कोई यकीन नाम की कोई चीज, कोई इज्जत ही नहीं है मामू की, यानी क्रेडिबिलिटी नहीं, क्योंकि उस भांजे ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, सब ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो कैसे यकीन कर ले। तो ये मैं बता रहा हूँ, आप चंद खुश नसीब लोगों में से हैं, तो प्लीज ये फिजिकल क्लासेस को यूटिलाइज करें ताकि आप किसी को कह सकें हाँ यार हमारे लास्ट क्लास बैचेस जो फिजिकल पढ़ा करते। तो बेटा हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट लेते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट लें, आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। क्या सवाल है? एक दफा क्या कह रहे IS-12, इस दफा IS-12 में सरप्राइज दे दिया। सवाल आसान था लेकिन तरीका गलत। सवाल आसान था, तरीका गलत। आप जब उस सवाल को देखेंगे आप बोलेंगे यार तो बहुत आसान, लेकिन तरीका मैंने लिखा भी वैसे। जी बेटा उसके IS-12 के अलावा कोई और सवाल? अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। बनाए बेटा, कोई क्वेश्चन है या चले आगे? इसका है। अब्दुल्ला बेटा बताओ क्या सवाल। अब्दुल्ला अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया। अब्दुल्ला का सवाल है कितने महीने पहले। बेटा आप हमारी रिकॉर्डिंग ले लें पिछले साल ले लें, फौरन खत्म। प्लीज यार, कैसी बातें कर रहे हो यार अब्दुल्ला। चेक कर लें। अच्छा बेटा प्लीज हेडिंग दे, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमेशा एग्जाम में आपको 18 से 20 मार्क्स का मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को एग्जामिनर स्किप नहीं करता।
ये एक अच्छी बात है, तो आप भी स्किप ना करें। अच्छा बेटा प्लीज, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मैं पहले एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ टेक्निक का नाम लिखने के बाद, फिर हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपको बहुत सी पुरानी चीजें भी मिलेंगी, स्टाइल अलग होगा। पहले सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिख लें ताकि मसला ना हो। एक तो भाई जो इसमें मेजर टॉपिक है वो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। सेकंड आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पे बैक पीरियड, पे बैक, पे बैक पीरियड। ठीक है, फिर इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे मोटे, इसलिए एटीसी लिखते हैं। आप प्लीज सुन लें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और फिर आपको पता है इंशाल्लाह काफी आगे तक जाना हो। कोशिश करेंगे वो सवाल जो आपके लिए रेलेवेंट है, और इस नॉलेज पे आप बीएफडी का जो सवाल कर सकते हो हम क्लास में कर लें, वहां पर टाइम मिले ना मिले नहीं मिले। अब सबसे पहले जो टर्म है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसी को थोड़ा सा समझना है, प्लीज सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अगर आपकी कंपनी के सामने, कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक, मतलब एक ही प्रोजेक्ट है भाई, अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोजेक्ट है हमारे सामने बस। बेटा जब सिंगल प्रोजेक्ट हो ना, सिंगल, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब है या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। भाई एक ही प्रोजेक्ट है तो क्या करोगे, और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, क्या करोगे भाई, या तो क्या कर लोगे, या फिर। लेकिन अगर आपकी कंपनी के पास 10 अपॉर्चुनिटीज है, 10, और अब कंपनी कह रही है भाई हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, अपॉर्चुनिटीज कितनी। अब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये होगा कि 10 में से कौन सा सबसे बेस्ट है जिसको हम उठाएं। फर्क आ गया ना, एक ही था तो क्या कह रहे थे, एक्सेप्ट या। भाई बहुत से भाई बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन भाई हमारे पास जितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 10 में से अगर किसी एक में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप डिसाइड करोगे ना कहाँ पैसा लगा, तो मैं वहीं पैसा लगाऊंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो आप एक प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट, 10 है तो एक को ऑप्ट करें, और उसको ऑप्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये समझना, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, ये एक किस्म की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप समझना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, चाहे एमएफए हो या बीएफडी हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, और उस ऑब्जेक्टिव का नाम है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बस एक, बढ़ा दो, चलो।
ये एक अलग ऑब्जेक्टिव आ गया। तो बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर। ओके, अब बस यहाँ पे एक क्वेश्चन और उसका आंसर देके आगे चलते हैं। भाई ये ऑब्जेक्टिव मत भूलना, कोई गलती से पूछ ही ले आप कि बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बता दो, आपने उसी से सवाल पूछ लिया। भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सवाल क्यों पूछ रहे हो? इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज क्या, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब किसी ने आपसे एक और सवाल गलती से पूछा, सवाल सुन लें अच्छे से। भाई आपने कहा ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो किसी ने कहा ये बताओ, हाउ डू वी मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। लो दोस्तों, आपने बता दिया ऑब्जेक्टिव, उसने अगला सवाल पूछ लिया, बोला आ जाओ। बोला तो मेजर कैसे करोगे वेल्थ को? प्लीज सुन लें बहुत ध्यान से। सवाल क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कैसे करते हैं। सर जवाब पे ध्यान दीजिएगा, जवाब की ना वर्डिंग्स पे भी ध्यान दीजिएगा। वर्डिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत दूर से लाया आप, आपकी सोच। सवाल ये हाउ डू वी मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, जवाब सुनना। इसका जवाब है कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बड़ी बात हो, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ मेजर कर सकते हैं। सवाल क्या था, कैसे मेजर करोगे शेयर होल्डर्स की वेल्थ? हमने कहा जो, हमने कहा इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हम क्या निकाल सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। कैसे? मुझे बताएं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, बढ़ेगी ना भाई। और अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होगी तो वेल्थ कम हो जाएगी। और आसान कर लेते हैं यार, और आसान कर लेते हैं, मार्केट शेयर प्राइस। भाई शेयर प्राइस बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स की वेल्थ ज्यादा हो रही है। शेयर प्राइस कम हो जाएगी तो वेल्थ कम हो जाएगी। भाई देखिए ना, आप किसी के कहने पे आ गए, ट्रैप में आ गया, हमने लगा दिया स्टॉक से उल्टे सीधे पैसे, बगैर किसी एनालिसिस, हमने लगाओ, लगा तो दिए। अब मान लो हमने 5 लाख रुपए लगा दिए, बेटा अल्लाह ने करे अगर शेयर प्राइस कम हुई और 3 लाख पे आ गई, तो हम तो यही कहेंगे आपकी वेल्थ क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ थोड़ी रही। तो शेयर प्राइस बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, कम होगी तो फिर वेल्थ कम होगी। तो अगर कोई गलती से पूछे भाई कैसे मेजर करते हैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ, तो मैंने आंसर दिया आपको, बाय कैलकुलेटिंग क्या, इसको देख लें 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू इक्विटी कैसे आएगी भाई, मार्केट अगर मुझे कंपनी के इशूड शेयर्स पता हो, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें करंट शेयर प्राइस से। किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और देखिएगा प्लीज, मार्केट वैल्यू इक्विटी इज इक्वल टू, अगर मुझे इशूड शेयर्स नहीं पता, शेयर कैपिटल पता है। अगर मैं शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो इशूड शेयर्स आ जाएंगे। अगर हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, अगर हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर दें तो इशूड शेयर्स आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट शेयर प्राइस। तो भाई दो सवाल
बस पता होने चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, तो आई होप एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव पता है। टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ, भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतना बड़ा कंपनी पैसा लगा रही है, किसके लिए लगा रही है? क्या लोगों को सैलरी देने के लिए इतने पैसे लगा रहे हो? नहीं यार, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या चाहते हैं? बढ़ाना। तो टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स प्लस, अगर आपसे कोई पूछता है वेल्थ को मेजर कैसे करेंगे, तो मैंने आंसर दे दिया कि बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी आप क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ेगी, नहीं यार प्लीज सुनिए, सिर्फ बात किसकी होगी? ऑर्डिनरी शेयर्स, बस। आप जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकली स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हार्डली कोई ऐसी कंपनी होगी जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। सारा गेम किसका है? असल बिजनेस का मालिक कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी? वोटिंग राइट किसके पास है? मुझे किसकी वेल्थ बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए? मालिक की। बात के लिए जिसके पास वोटिंग राइट ही नहीं है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? उसके बारे में सोचूंगा ना जो एजीएम में तंग कर सकता है। जो एजीएम में आ ही नहीं सकता, कुछ तंग ही नहीं कर, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? जाओ। ऑलवेज जब कुछ मेंशन ना हो, हमेशा शेयर्स की बात हो तो ऑलवेज कौन से शेयर्स है? ऑर्डिनरी। वही ओनर होता है, वही मालिक होता है। अब बेटा जरा आगे चलते हैं। अब प्लीज सुनिए। जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करेंगे, अब ये कुछ ध्यान से बातें समझनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स में आएंगे इंशाल्लाह। प्लीज सुनना। देखिए, कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी जब किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करती है, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में जब पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो उसकी एक रीजन पता है क्या हो सकती है? एक रीजन कि यार वो जो इन्वेस्टमेंट थी ना, उनकी नीड थी। क्या थी? नीड। इसलिए पैसा लगाया। क्या मतलब भाई नीड थी? समझाता हूं। मान लो जापान के अंदर जो टोयोटा है, क्योंकि ये तो असेंबलिंग वगैरह सब कुछ, हर चीज तो कहानी वहां, हमारे यहाँ असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग तो जापान में हो रही है। वो सारी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी टोयोटा ने देख लिया, भाई दिस मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। समझ लगे? अब टोयोटा को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो इन्वेस्ट करना, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है या सोच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी जरूरत है भाई, नीड है हमें। सेकंड, इन्वेस्टमेंट की रीजन क्या हो सकती है? सुनिएगा। मान लो कोई नीड नहीं थी भाई, फिर भी पैसा लगाने की बातें हो रही हैं। हो सकता है कि यार वो जो आज आप पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे ना आपने बहुत से कुछ आइडियाज जनरेट किए हो। आइडिया जनरेशन की वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे? आप देखिए ना, आज के एरा में आपको तरह तरह के नए नए बिजनेसेस नजर आ रहे होते हैं। मतलब कहते हैं यार ये मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था। किसी और ने सोचा भी, पैसा भी लगा दिया, चल भाई काम शुरू। लेकिन हम कहते हैं यार तो नॉर्मल सी बात थी, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचना था ना। तो आइडिया जनरेट, लेकिन आइडिया जनरेशन का मतलब ये नहीं है हर आइडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर एक कंपनी के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, हर एक को कह रहे हैं थोड़ा रिसर्च करो, बताओ कोई आइडिया लेकर आओ, बिजनेस आइडिया लेकर आओ, या कोई बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। हर बंदा आइडिया देगा ना, हर आइडिया पे काम नहीं होगा। एग्जाम्पल, काफी पहले जो होटल था मूव इन पिक, शेरेटन में कन्वर्ट हो गया। ये शेरेटन मूव इन पिक में कन्वर्ट हो गया। मान लो कि मूव इन पिक की मैनेजमेंट ने बुला लिया अपने स्टाफ को,
वो बोला यार कोई आइडियाज दो, मजीद क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा, एक काम करें, कुछ होटलिंग के कोर्सेज लॉन्च कर दो। ठीक है भाई, समझ में आता है। किसी ने कहा सर एक काम करें, स्कूलिंग सिस्टम लॉन्च कर दे। मैं यार क्या, हर एक आइडिया दे रहा है। कोई कह रहा है टेलरिंग का काम भी शुरू कर देते। अब बेटा इतने आइडियाज आ जाते हैं ना, तो जब सारे आइडियाज आ जाते हैं, फिर बहुत से आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया जाता है इस बेसिस पे कि यार ये तो हमें सूट ही नहीं करते। अच्छा, टेलरिंग का काम उनको सूट ही नहीं करेगा यार, ये क्या चल रहा है। कुछ इसलिए भी हटा दिए जाते हैं, भाई एक्सपर्टीज ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, हटाओ। फिर बहुत से आइडियाज में से फिर डिसाइड किया जाता है कोई ऐसा आइडिया जो हमें लगता है यार इस पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा चले, बहुत से आइडियाज में से एक आइडिया आपने पिक कर लिया, बेटा फिर एक और चीज भी तो सोचोगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। नॉर्मली कंपनीज के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं होते कि 100% हम उसमें क्या कर सकें, अपने जेब से पैसा लगा सकें। तो क्या मैं कह सकता हूँ बहुत से आइडियाज में से अगर एक चीज चूज कर लिया आप, फिर आप इस पे ध्यान दोगे ना, यार पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छा, उस पे भी ध्यान दे दिया भाई ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यहाँ से पैसा आ सकता है, बेटा फिर ये भी तो डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट कर ली, बेटा इन्वेस्टमेंट करने के बाद मॉनिटरिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आपने जिस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट की है वो डिजायर रिजल्ट आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हमारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं उसकी वजह यही है, इन्वेस्ट करने के बाद भूल जाते हैं बस। गवर्नमेंट का पैसा, आवाम का पैसा, जाने दो। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं या तो हमारी जरूरत थी या कोई आइडिया जनरेशन, लेकिन हर आइडिया पे काम नहीं हो। जैसे बाज बच्चे होते हैं ना, शैतान किस्म के, अल्लाह माफ करे, उल्टे सीधे आइडियाज पेरेंट्स को देते हैं। वो एक बच्चे ने बोल दिया, बोला अम्मा हम जिस घर में अगर हम इसकी खुदाई शुरू कर दें तो गोल्ड निकलेगा। बोला ओ भाई, बेटा तबीयत सेट है, हम फ्लैट में रहते हैं। बोला अम्मा यही तो कह रहा हूँ, नीचे वाला हुआ गोल्ड। बोला बेटा ये किस तरह के आइडियाज आते हैं। और पाकिस्तान में ये भी हो चुका है, फ्लैट तो नहीं था, घर था, टेलीविजन में भी आया था, बच्चा मर भी गया, अल्लाह माफ करे, कैसे लोग हैं यार, पता नहीं कहाँ उसके दिमाग में आ गया कि घर के नीचे अगर मैं खुदाई करूंगा तो गोल्ड निकलेगा। भाई यही काम करना है। मतलब गर्दन का जो ऊपर वाला एरिया है उस पर मेहनत नहीं करनी, जो मैं इतना कहता हूँ आपको, बाकी हर हिस्से पे मेहनत करनी, इस पे नहीं करनी, बोला नहीं यार, ये संभाल के रखो, एज इट इज लुटाना है जी, अनयूज वापस, उस पे भी चित्र खाओ। तो हर आइडिया पे काम नहीं करना होता। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते, प्लीज अब सुनिएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा आइडिया, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले आपका आउटफ्लो होगा, उसके बाद ही क्या आएंगे, इनफ्लोस। ये बहुत ही बेसिक सी बात। जब हम इन्वेस्टमेंट, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता ना पैसे लगे ही नहीं इन्वेस्टमेंट होगी, यार ये समझ से बाहर है भाई। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट, पहले क्या होगा, आउटफ्लो, फिर आपको क्या मिलेंगे, इनफ्लोस। अब पहली चीज सीखेगा, बेटा सुन ले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम जीरो या फिर ईयर जीरो का मतलब है पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब वो कोई भी दिन हो सकता है भाई, ये सर कोई भी दिन, बेटा कोई भी दिन, बस जिस दिन इन्वेस्टमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, टाइम जीरो। क्योंकि टाइम उसके बाद फिर काउंट होता है। भाई प्रोजेक्ट की लाइफ तो इन्वेस्टमेंट के बाद काउंट करूंगा ना, उससे पहले कैसे काउंट कर लूं। भाई एक बच्चा जब सीए में आएगा, एडमिशन लेगा, तब से काउंट होगा ना टाइम, ये थोड़ी है
पेरेंट्स बच्चे को वैसे ही कूट रहे कि बेटा इतना टाइम हो गया, आपका सीए अभी तक नहीं हुआ, कैफ नहीं हुआ, आप कब तक? बच्चा कह रहा है मैंने अभी तो शुरू किया। बोला अभी कब शुरू किया है? जब आप मैट्रिक में थे तब भी आप यही बोल रहे थे मैं सीए करूंगा। वो तब से थोड़ी टाइम काउंट होगा यार। जिस दिन वो एडमिशन लेगा वहां से टाइम काउंट होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बस टाइम जीरो का मतलब पता लग गया भाई सबको। पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस दिन इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको क्या कहेंगे? टाइम जीरो। क्योंकि भाई प्रोजेक्ट की लाइफ उसके बाद क्या होगी? काउंट होगी। अगली चीज देखिएगा, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं उसको कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहे होते हैं भाई? एक टर्म इस्तेमाल होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियली जो हमने क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। अब फिलहाल मैं आपको कोई रूल्स नहीं लिखवा रहा, ये हर चीज के बाकायदा रूल्स हैं जो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल रूल्स की बात नहीं हो रही, फिर वैसे ही जनरल बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउटफ्लो भी होगा और इनफ्लो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 3 साल है। मैं फिलहाल कोई रूल नहीं लिखवा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। मान लो एक प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ 3 साल है और हमें उसकी एनपीवी निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिलहाल हमें एनपीवी की इंटरप्रिटेशन नहीं पता, कुछ नहीं पता, आहिस्ता से सब पता चल जाएगा भाई। ठीक है, एकदम नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अज्यूमिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $100,000, लगा दिए भाई 1 लाख। अज्यूम कर लेते हैं कि T1 का मतलब है पहला साल, T2 का मतलब है T1। मान लो हमारी सेल है 200,000, 1,50,000, लेट से 180। वेरिएबल कॉस्ट, लेट से 40% ऑफ सेल्स, अज्यूम कर रहा हूं। और भाई ये सारा डेटा प्लीज सुन लें, अज्यूम करके लिखा जा रहा है। ये बताना लाजमी हो, नमाज बच्चे ही भी पूछ ले सही आया कहां से। ये डेटा सारा अज्यूम, अज्यूम कर ले भाई। वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है, तो ये कितना आ जाएगा? 80, फिर 60। अच्छा भाई आ गया, इसके बाद कितना? 72। बस मान लो भाई इतना सही डेटा और कुछ भी नहीं। अच्छा भाई, इन सबको नेट ऑफ करेंगे, नेट कैश फ्लोस आएंगे। क्या आएंगे? नेट। बेटा नेट कैश फ्लोस आ गए 1 लाख, 120, 90, 108। अब बस यहां पे एक चीज सीखनी है, सुन ले, वो क्या है? देखो T0 का मतलब है आज का दिन, जिस दिन इन्वेस्टमेंट हो रही है। T0 का मतलब क्या? आज का दिन, जिस दिन हम क्या कर रहे हैं। आप सुनिएगा बेटा, आज के दिन अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ आज के दिन तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू होगी? आज के दिन तो जो भी वैल्यू हो क्या है, लेकिन मसला क्या है, ये 1,20,000 बेटा आज थोड़ी आएगा, 1 साल के बाद आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 1,20,000 फ्यूचर वैल्यू है, ये 90,000 फ्यूचर वैल्यू, ये 108 फ्यूचर वैल्यू है। एग्रीड? इसमें तो कोई मसला नहीं। ये 120 फ्यूचर वैल्यू है, 90,000 फ्यूचर वैल्यू है, 108 क्या है? फ्यूचर वैल्यू। इसमें एक ही प्रेजेंट वैल्यू है, बस ये पहला वाला। अब प्रॉब्लम क्या है, हम इस 120, 90 और 108 को ऐड करके 1 लाख में से माइनस नहीं कर सकते।
क्योंकि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से नेट ऑफ थोड़ी कर सकते, हमें पहले फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा थ्रू डिस्काउंटिंग। हमें फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे बता रहा हूं। हमें फ्यूचर वैल्यू को थ्रू डिस्काउंटिंग किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू। So simply discounting is a name of technique which what it does, it converts future value to the present value. अब एक बात तो क्लियर होगी ना, 120, 90, 108 डायरेक्टली काम नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी फ्यूचर वैल्यू, हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, उसके लिए हमें करनी होगी डिस्काउंटिंग। अब जरा सुनिएगा, प्लीज सुन लें। डिस्काउंटिंग के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट फैक्टर। हल्का सा आइडिया यहां देखें, आप लोग कुछ इस तरह से फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, अगर फॉर्मूला रिकॉल करें, 1 + r⁻, डिसमेंटलिंग में तो यही किया होगा भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं यार आपका जो डिस्काउंट रेट है वो 10% है, कितने परसेंट है, मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है। अगर मैं 1,20,000 लूं तो यहाँ पे आएगा 1.1, पावर आएगी -1। कैलकुलेटर यूज करें, बताएं क्या आता है। 1090, दोबारा 90.9, चेक कर लें वैसे। 0.9 तो 1 कर देते ना, चलिए 1 कर दो, ठीक है। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे, 90,000 के लिए क्या आ रहा बता, 74, ठीक है। और 108 के लिए क्या करेंगे, कितना, 80,000, 81142। अब बेटा ये वो चीज है जो हम करते हुए आ रहे हैं, आप प्लीज सुन लें। अब प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, बेटा इस पे ध्यान दें। अब ये प्रेजेंटेशन नहीं चलेगी, अब प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज है। कैसे चेंज है देखते हैं। ये जो आर है, जो आपका डिस्काउंट रेट है, यही प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अच्छा आप 1 मिनट के लिए अपना कैलकुलेटर यूज करें, शायद आपको अच्छा लगे। सिर्फ इसको अगर मैं निकालूं तो ये 0.909 आता है, ये 0.826 आता है, ये 0.751 आता है। चेक करें डिस्काउंट फैक्टर्स, यही फैक्टर आ रहे हैं। अब देखिएगा यही काम किस तरह से हो रहा होगा, यहां देखना। मैंने यहां लिखा डिस्काउंट रेट जो कि 10% है, यहां लिखा 1 क्योंकि जीरो में हमेशा 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी इट इज इक्वल टू 1। यहां आएगा 0.909, 0.826, 0.75। हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, वही रिजल्ट्स आएंगे जो पहले आ रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो आ जाए 1 लाख नेगेटिव, मल्टीप्लाई करें बेटा क्या आता है 120 × 0.909, वही आना चाहिए 109091, 74,380, 81142। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए नेट कैश फ्लो की, ये सब ऐड होके उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे। अब ये काम हो जाएगा, पहले नहीं हो पा रहा था, क्यों, पहले कुछ फ्यूचर वैल्यूज थी और एक प्रेजेंट वैल्यू।
अब हमने फ्यूचर वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू। अब बेटा सिर्फ कैलकुलेटर यूज करें, इन तीनों को ऐड करें। मैं यहां लिख देता हूं जी, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं जस्ट। जी पॉजिटिव क्या आ रहा है, 264, नेगेटिव कितना है, 1 लाख। अब जो फाइनल आंसर आएगा जिसे हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, कितनी आ रही है भाई एनपीवी, 164613 पॉजिटिव, यस या नो। आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 1,64,613। अभी मैं एक हल्की सी इंटरप्रिटेशन खाली बताना चाह रहा हूं एनपीवी, हल्की सी, सिर्फ यहां देखें। ये फाइनल आंसर निकालते हुए बस मुझे एक चीज बताइएगा, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस किए, यस या नो, बस ये बता दो। माइनस किए ना भाई, बेटा वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए, यस या नो, ये बता दो। अच्छा मुझे बताओ, जब हमने 1,20,000 की डिस्काउंटिंग की, डिस्काउंटिंग वैल्यू बढ़ी तो नहीं ना, कम हुई ना। 1,20,000 की जब डिस्काउंटिंग की तो 1,20,000 बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ। 90 की जब हमने डिस्काउंटिंग की तो बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ। बात समझ में आ रही है, डिस्काउंटिंग से वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। अब सुनना, कुछ कहना चाह रहा हूं, डेटा आपके सामने। ये जो फाइनल आंसर आया ना 1,64,613, हम कह सकते हैं हर तरह की कॉस्ट रिकवर करने के बाद ये नेट बेनिफिट होगा। भाई यहां तक आते हुए क्या कर चुके हो, सब माइनस हो गया भाई जिसको माइनस होना था। इनफैक्ट फ्यूचर वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रू डिस्काउंटिंग। और याद रखिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, उससे वैल्यू बढ़ी नहीं थी बल्कि उससे वैल्यू कम हुई थी। एक हल्का सा आइडिया, डिस्काउंटिंग से वैल्यू बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई। प्लीज सुनना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे T1 में कुछ इंटरेस्ट देना था, तो इसका मतलब मुझे वन, जब वाकई T1 आएगा तो 120 आएगा, ठीक है। अब मुझे किसी को 10,000 का, अपने से अज्यूम कर रहा हूं, एक वैल्यू 4,000 का इंटरेस्ट देना है। उस इंटरेस्ट से 120 बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना। तो भाई मैंने 120 पे डिसीजन ही नहीं लिया, मैंने तो उसकी किस चीज पे डिसीजन लिया था, प्रेजेंट वैल्यू। मैंने 120 पे डिसीजन नहीं लिया, किस पे डिसीजन लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे डिसीजन। और जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। हल्का सा आइडिया, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, टेंशन ना ले। मान लो, सिर्फ हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, T1 $100 आ रहे हैं, नेट कितने आ रहे हैं, $100। आज नहीं आ रहे, 1 साल के बाद आ रहे। अब आपको पता है कि यार जब 100 आएगा ना तो मुझे 10 का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मान लो। अगर आपको वाकई पता मुझे 10 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप कह रहे हैं एक्चुअली मेरे जेब में तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो हमने कहा भाई जरा यहां देखें, 90.9 या 91 कह लें। तो मैं कह रहा हूं यार, हम भी तो डिसीजन किस पे ले रहे हैं, 100 पे तो ले ही नहीं रहे। हम तो डिसीजन 100 की प्रेजेंट वैल्यू पे ले रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू आपके 100 को बढ़ा नहीं रहा बल्कि कम कर। आगे चल के पढ़ेंगे जब रूल्स आएंगे आपके सामने, कि जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, क्यों नहीं माइनस करते, सीखेंगे इंशाल्लाह। एनपीवी को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आज की क्लास की टाइमिंग्स बता दें कब तक है, 45। चलें फिर आज थोड़ा कम कर लो आप। लेकिन प्लीज क्लासेस फिजिकली कोशिश कीजिएगा एंड तक लें आप।